एरिक ने रूस का बड़ा हिस्सा उठा लिया। क्या ये सामान्य सौंदर्य प्रसाधन है? मलिका का चेहरा घबराहट से आतंक में बदल गया। वो बुरी तरह सिर हिलाने लगी और छटपटाने लगी। एरिक की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई। तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हमें तब पता चल जाएगा जब तुम खुद इसे आजमाओगी। मलिका का मुंह जबरन खोल दिया गया। वो जोर से कांप उठी, जिससे एरिक का संदेह और भी पक्का हो गया। लगता है अब हमें उसका मुंह बंद करने की ज़रूरत नहीं। उसे पकड़ लो और थूकने मत दो। उसके गले पर दबाव डालकर उसे रूज निगलने पर मजबूर कर दिया गया। थोड़ी ही देर में उसके मुंह से झाग निकलने लगा और हर खांसी के साथ खून बहने लगा। चंद ही क्षणों में वो निर्जीव हो गई। ग्रा, जाकर देखो। लड़की ने मल्लिका की आंखें खोली। वो मर चुकी थी। एरिक ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जितना वो गुस्से में आया उतना ही उसका दिमाग साफ होता गया। जवाब साफ था। मल्लिका मियाँ को जहर देकर धीरे धीरे मारना चाहती थी। न तो उसने इसे दुर्घटना दिखाने का प्रयास किया, न ही तेज हत्या की योजना बनाई, बल्कि सबसे लंबा और धीमा तरीका चुना। पिछली जांच में पता चला था कि जो बूढ़ी औरत शराब खाने में आती थी वो क्रिसिन परिवार के नाइट डिप्टी कैप्टन की माँ थी। ये डिप्टी कैप्टन बहुत कुशल था, परंतु अपने क्रूर तरीकों के कारण कप्तान नहीं बन पाया। वे लोग क्रिसिन परिवार के लिए गंदे काम करते थे और उसकी माँ का भाई चोर संघ का मुखिया था, वही समूह जिसने ग्रा पर हमला किया था। सारी कड़ियाँ क्रिसिन परिवार की ओर इशारा कर रही थीं, पर उनका मकसद क्या था? पिता के लिए रखैल की व्यवस्था करना, ग्रा का अपहरण कर उसके लिए कलंक खड़ा करना, या क्लाउडियर की महिला की स्थिति पर नजर रखना। लेकिन एरिक को सबसे अधिक चिंता इस बात की थी कि इतनी बड़ी जानकारी चंद दिनों में उजागर कैसे हो गई, जबकि पहले बार गर्ल्स का असली सूत्रधार कभी नहीं मिला था। उनके तरीके भी मेल नहीं खा रहे थे। क्या हो अगर असली सूत्रधार क्रिसिन परिवार हो ही ना? क्रिसिन ने तो विवाह प्रस्ताव विद्रोह के लिए रखा था। अगर ये सब सिर्फ चारा है तो वे सब मात्र कठपुतलियां हैं। तब सब घटनाएं स्पष्ट हो जाती। असली मास्टरमाइंड वही शख्स है। अगर ये जहरकांड सफल हो जाता तो जल्द ही क्लाउडियर को पता चल जाता कि इसके पीछे क्रिसिन है और दोनों परिवारों में दरार पड़ जाती। राजा ने कितनी दूर तक गणना कर रखी है। चाहे राजकुमारी की लापरवाही का आरोप लगाना हो या क्रिसिन को फंसाना, हर परिणाम राजा के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उसका असली उद्देश्य दोनों परिवारों का पतन है। ऐसे में एरिक ने तय किया कि वो भी इस खेल को साथ निभाएगा। उसने पूछा, मिसेस ड्राफ, ये सब क्या हो रहा है? मोटी नौकरानी ने आंखें चुराते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस वही कर रही थी जो उसने कहा। एरिक ने उसे पकड़कर आगे बढ़ाया, तो तुम्हें कुछ नहीं पता था? मेरी जानकारी में मिसेस मल्लिका पर पहले भी कई आरोप लगे थे। सुना है उसने महल की चीजें चुरा कर बेची क्योंकि वो अपने पिता का कर्ज नहीं चुका पा रही थी। वो तो सिर्फ हेडमेड नामेलिया को भारी रिश्वत देकर बच गई थी। तो क्या ये घटना भी पैसों से जुड़ी है? तुम क्या सोचती हो? जिम्मेदारी से डरकर मोटी नौकरानी ने टालमटोल शुरू की। हाँ हाँ, यही तो मैं सोचती हूँ। उसने कहा कि ये सब क्रिस्टिन के आदेश पर हुआ। मैंने उसे अक्सर वहाँ की नौकरानियों से मिलते देखा था। एरिक को उसका मनचाहा उत्तर मिल गया। उसने कैलिंग्स की ओर देखा। अब तुरंत महल जाओ और रिपोर्ट करो कि दोनों परिवारों में दरार पड़ गई है। कहो कि क्रिस्टिन क्लाउडनेयर परिवार पर नजर रखता है और युवा मैडम को फंसाने की कोशिश की। ग्रा जाकर दवा के घटक की पुष्टि करो। इन कामों को निपटाने के बाद एरिक अपनी माँ के कक्ष में गया। उसकी माँ गुस्से से भरी हुई थी। क्रिस्टिन ने मिशा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उन्होंने रुमाल तक गिरा दिए और तुम्हें बच्चे ना करने की चेतावनी दी। एरिक ने कहा, माँ, अभी महत्वपूर्ण बात क्रिस्टिन नहीं बल्कि ये है कि राजा की नौकरानी मर चुकी है। जल्द ही शाही लोग यहाँ आएंगे। मुझे किसी की जरूरत है जो दारा के साथ जाकर गवाही की पुष्टि करे। उसकी माँ बोली, सही कहा, राजा शायद उसे ले जाकर उसकी गवाही तोड़ मरोड़ देगा और हमें ही दोषी ठहराएगा। एडल से पूछा गया कि तुम्हें कौन सही लगेगा? क्या कोई ऐसा है जो राजा के प्रभाव में न हो? एडल थोड़ी देर सोचकर कहता है कि जूक सैलेकार्ड का मुखिया सही होगा। सैलेकार्डी डॉय वही एक ऐसा सैलेकार्ड परिवार का सदस्य है जो राजा की तलवार से बच पाया। उसके पास ना तो सामाजिक कौशल है और न ही राजा से टकराने की क्षमता, क्योंकि वो पिछले मुखिया और एक नौकर का नाजायज बेटा है। हाल ही में उसकी उम्र पूरी हुई है और उसे राजा से उसका खिताब मिला है। डॉइट को स्थिति समझाने के बाद ही राजा के लोग समय पर वहां पहुंचे, लेकिन उन आगंतुकों ने सबसे पहले एरिक को चौकन्ना कर दिया। उसने तुरंत पूछा कि मियाँ कैसी है, क्या वो डरी तो नहीं या मल्लिका की मौत देखी तो नहीं? उसका भाव एरिक को अजीब तरह से असहज करता है। आगंतुक का नाम टाइबरिक था। वो राजा के गार्ड से जुड़ा था, लेकिन उसका स्वभाव राजा से बिल्कुल विपरीत था। वो आश्चर्यजनक रूप से विनम्र और नम्र था। थोड़ी ही देर में वे अंदर के कमरे में पहुंचे। डोई ऐसा लग रहा था मानो उसने दुनिया ही न देखी हो। दृश्य डरावना था। इस बीच टाइबर एक बार बार राजकुमारी के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है और कैसी है। एरिक अचानक मुस्कुराकर कहता है कि मैडम अभी मेरी माँ की देखभाल में है। तभी जैसे ही टाइबर्ग और सवाल पूछना चाहता है, डियारफी उसे देखकर मानो किसी उद्धारक को देख रही हो और चिल्लाती है, कैप्टन टाइबर्ग।
पहले के अजीब व्यवहार की तुलना में टाइबर्ग अब बेहद पेशेवर दिखता है। उसने दृश्य देखते ही तुरंत मलिया की मौत से पहले का हाल समझ लिया और आसानी से उनकी बात मान ली। आगे की जांच के लिए उसने बस इतना कहा कि प्रगति होने पर मुझे सूचित करना। एरिक की चालाकी का असर ये हुआ कि जब टाइबर्ग ने पूछताछ की तो डीआरएफए ने सारी जिम्मेदारी एमसीए पर डाल दी और ये भी बताया कि उसने क्रिस्फिन से संपर्क किया था। शायद वे लोग गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहे थे। टाइबर्ग ने रूज उठाकर पूछा कि फिर प्रिंसेस को मेकअप क्यों दिया, नहीं यंग काउंटेस को। उसने कहा कि क्योंकि यंग काउंट और प्रिंसेस का अच्छा रिश्ता है, वे अक्सर साथ रहते हैं और यंग काउंट उसकी अच्छी देखभाल करता है। कमरे में भी सुबह काफी अव्यवस्था थी। मलिया ने कहा था कि अब जब आखिर उसे अपने पति का स्नेह मिला है तो उसे खोना नहीं चाहिए। तभी डोड खांसकर कहता है कि उसने तो ठीक बोला, लेकिन न्याय के लिए बाकी नौकरानियों से भी सुनना चाहिए। ग्रा ने कालिन को संकेत दिया और फिर उस आदमी को उसने दबोच लिया। मिसेस डार्फ का चेहरा डरावना था। वो यंग मैडम को कैदी की तरह पकड़ रही थी। ये देखकर टाइबर्ग का चेहरा बदल गया। उसकी आवाज ठंडी हो गई। उसने कहा, उसे ले जाओ। तभी डीआरएफए समझ पाई कि उसे धोखा दिया गया है। वो चिल्लाई कि उसके साथ गलत हुआ है। एरिक ने ही उसे मलिया पर सब दोष डालने के लिए उकसाया था और उसे ये आभास दिया कि वो सजा से बचने में मदद करेगा, पर असल में वो क्लादर का यंग मास्टर के हाथ खेल गई। जांच खत्म होने के बाद एरिक अपनी माँ के पास गया और मिशा को लेने आया। उन्होंने आपस में चर्चा की कि टिबरिक राजा का भेजा हुआ है, लेकिन उसने हमारे लिए चीजें आसान कर दी और सब कुछ सुचारू रूप से आगे बढ़ा दिया। लेडी ने एडल को उसकी जांच करने भेजा। जैसे ही एरिक जाने को तैयार हुआ, क्रिसिन परिवार से कोई मिलने आया। ये वही स्त्री थी जिसका एरिक से विवाह तय हुआ था। क्रिसिन माफी मांगने आई थी। एरिक की सारी जांच और अटकलें मिस क्रिसिन से हुई बातचीत में साबित हो गई। वे भी राजा के बिसात के मोहरे थे। क्रिसिन का पिता अक्षम था और सम्राट की कृपा नहीं पा सका। उसकी माँ ने गलत लोगों पर भरोसा किया और ऐसे लोगों का उपयोग किया जिन्हें नहीं करना चाहिए था। उनके परिवार को जहर वाले मामले में बलि का बकरा बना दिया गया। राजा ने एक तीर से दो शिकार करने की योजना बनाई थी, चाहे वो क्लैदेमिर के उत्तराधिकारी को पूरी तरह समाप्त न कर पाए। राजकुमारी को जहर देने की घटना ही राजा को क्रिसिन को बर्बाद करने का बहाना देने के लिए काफी थी। इसलिए एरिक ने राजा के कदम उठाने से पहले ही पहल की और क्रिसिन से निजी तौर पर मामले को सुलझाने की मांग की। जाहिर है उचित सजा और मुआवजा तो दिया जाएगा, लेकिन क्रिसिन अब बगावत की योजनाओं में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। उन्होंने एक और साथी खो दिया और पिता को इसकी बिल्कुल खबर नहीं थी। बातों में उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। जैसे ही दोनों की बातचीत समाप्त होने वाली थी, एरिक के पिता अचानक अंदर आए और कहा, अजीब बात है, जब मैंने तुम्हारी शादी तय की थी तब तुम दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे और अब गुप्त रूप से मिल रहे हो। एरिक ने अपने पिता को अनसुना किया और क्रिसिन को पहले घर लौटने के लिए कहा। उसके जाते ही पिता और पुत्र में पहली बार तीखी बहस हुई। मिशा की खातिर राजा के लोगों को मारने से लेकर एल्बरिक को नाइट ऑर्डर का प्रशिक्षण सौंपने तक पिता की नाराजगी चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने पूछा, क्या तुम अपनी जगह किसी और को देना चाहते हो? एरिक ने कहा, पिता भी तो ऐसे ही थे, आपने भी तो परिवार का मुखिया बनने की चाहत रखी थी और मुझे मौका दिया था। बेटे की ये अवज्ञा सुनकर काउंट क्रोधित हो गया। एरिक उसके पास जाकर बोला कि क्या पिता जानते हैं कि ये सब राजा की चाल है, यहाँ तक कि जो स्त्री अभी आपके साथ है और क्रिसिन से विवाह का मामला भी राजा की योजना का हिस्सा है। हम सब राजा के हाथों की कठपुतलियां हैं। बूढ़े काउंट विश्वास नहीं कर पाए। ये तुम क्या कह रहे हो? कल मैं कालिन को तुम्हें रिपोर्ट देने भेज दूंगा, तुम उससे सब सुन लेना। इसका क्या मतलब कि ये सब राजा ने तय किया? इसका क्या मतलब है? एरिक को पहले से अंदाजा था कि पिता इतनी आसानी से अपनी गलती नहीं मानेंगे। माँ से माफी मांगो। किस बात की माफी मांगो? इस उम्र में कौन सा आदमी एक दो रखैले नहीं रखता? आखिर माँ को तुम किस नजर से देखते हो? मैं तुमसे कह रहा हूँ, परिवार को खतरे में डालने की वजह से माँ से माफी मांगो। क्या यही तो घर की मालकिन के लिए नहीं किया जाना चाहिए? वो पिता जिसे एरिक कभी प्रशंसा की नजर से देखता था, अब कहीं गायब हो गया था। तुमने मुझे सिखाया था कि अगर अयोग्यता के कारण गलती हो तो सुधार का मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर उस नींव पर छुपाव और दुर्भावना हो तो माफी का हक नहीं होता। वो व्यक्ति जिसने ये बातें कही थी अब ऐसा कैसे बन गया? तुम नहीं समझोगे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी औरत के साथ बिताई है जो मेरी हर बात को नीचा दिखाती है। तुम्हारी माँ बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन उसी वजह से वो मेरे हर काम का मजाक उड़ाती है।
तुम जो एक मूर्ख औरत को अपनी पत्नी कहकर बचाते हो कभी नहीं समझ पाओगे। तो सिर्फ माँ के मजाक से बचने के लिए तुम खुद को उस औरत की चालों का शिकार बनने दोगे? कभी जो पिता एक परिपूर्ण परिवार प्रमुख था, उसे इस तरह देखना एरिक को हमेशा धोखा सा लगता है। अब तो उसे चुपचाप देखना भी असहनीय हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैं समझ गया हूँ कि अगर बुढ़ापे में हंसी का पात्र नहीं बनना तो कैसे जीना है। अगले दिन मीशा, जो जहर देने की घटना के कारण पूरे दिन उदास थी, जैसे ही उसने सुना कि टाइबर्ग यहाँ आया है तो उसने असामान्य खुशी दिखाई। इसने एरिक को हल्की बेचैनी में डाल दिया। आखिर वो इतनी खुश क्यों हुई ये सुनकर कि वो। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, हाइप, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।